अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है अबाउट जेनेटिक्स। तो उसमें जो टॉपिक भी हमारा है वो है अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कि मेंडल्स जो साइंटिस्ट है उसके जो लॉज हैं इनहेरिटेंस के वो क्या हैं और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है। उसमें हम टेस्ट क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सी उसके साथ जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं अपने एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लाइक इसमें अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि किस तरह से हम क्रॉसेस करवाते हैं और मेंडल ने किस इनहेरिटेंस के पर्पस के लिए, सारे प्रोसेस के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे और कैसे उसने ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया। और इसी के साथ साथ जो है वो हम अगर देखें तो हमें पता चलता है कि जो टेस्ट क्रॉस है और पुनेट स्क्वायर वगैरह, ठीक है, ये सारी जो है प्रोडक्ट रूल वगैरह इसको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो याद रखें कि जो मेंडल है वो क्योंकि साइंटिस्ट है और इसके जो करैक्टर्स हैं सारे उन्हें हम मेंडेलियन करैक्टर्स कहते हैं या ट्रेट्स, मेंडेलियन ट्रेट्स। और साथ ही साथ इसने जो लॉज पेश किए इनहेरिटेंस के मुतालिक वो 2 लॉज हैं, जिसमें इसका फर्स्ट लॉ जो है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और जो सेकंड है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसी को जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय सेग्रीगेशन और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करने से पहले की जो बात है उसमें अगर आप देखें तो इसका जो कंप्लीट नेम है वो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1884 लेट द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। याद रखें कि हमारे पास जो जेनेटिक्स है इसकी 2 टाइप्स मोस्टली कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि जेनेटिक्स जो है ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की, एक मेजर ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम जीन्स के बारे में, इनहेरिटेंस के मतलब जो है वो स्टडी करते हैं। जेनेटिकल स्टडी जो है वो इसमें आ जाती है। इसमें जो है वो क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि एक है क्लासिकल जेनेटिक्स और दूसरी है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है वो मॉलिक्यूल्स की बेस पे जो है वो स्टडी यानी कि परफॉर्म होती है उसकी। तो लाइक जैसे कि अगर आप बात करें तो डीएनए है, प्रोटीन्स वगैरह, ये सारी स्टडी जो है वो आ जाती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। जबकि अगर आप मेंडल्स की बात करें तो मेंडल ने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसने ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि डीएनए क्या है, या हम अगर बात करें तो उस जीन्स वगैरह का तब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो उस वक्त जो था वो सारा जो प्रोसेस था उसको हम कहेंगे कि दिस वन इज़ द क्लासिकल जेनेटिक्स, कि ये क्लासिकल जेनेटिक्स है, ठीक है। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी जो है वो होगी क्लासिकल जेनेटिक्स, ठीक है। यानी जितने भी ये मेंडल्स के जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं, जो भी इसके फंक्शंस हैं सारे, वो सारे के सारे बेस करते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स के ऊपर। तो इसी को हम जो है वो फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो है इसके 2 लॉज से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसने ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये किस चीज़ के ऊपर जो है वो परफॉर्म किए। तो इसने इस्तेमाल किया था पी प्लांट का, पी प्लांट, ठीक है। यानी कि पी प्लांट जो है उसका इस्तेमाल किया इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अपने सारे के जो सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो इसने परफॉर्म किए पी प्लांट के ऊपर। अब जो पी प्लांट है अगर आप इसे साइंटिफिकली देखें तो इसका हम साइंटिफिक नेम जो है वो यूज़ करते हैं पाइजम सैटिवम, ठीक है। ये आपने जो है ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ भी लिया जा सकता है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज़, तो वो हमारे पास है पाइजम सैटिवम, ठीक है। ये हमारे पास उसका साइंटिफिक नेम है। तो इस प्लांट के ऊपर जो है मेंडल ने सारा वर्क जो है अपना परफॉर्म किया और फिर हमें जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं वो पेश किए। तो अब इसने ऐसी क्या ख़ास बात थी कि मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज़ किया और किसी प्लांट को चूज़ क्यों नहीं किया? डिफरेंट काइंड के प्लांट्स जाहिर सी बात है एग्जिस्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ द स्पीशीज़ हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो बहुत से ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनको वो यूज़ कर सकता था, पर उसने पी प्लांट का ही इंतखाब क्यों किया? तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको आपने एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हर हाल में याद रखना है। लाइक अगर आप बात करें पी प्लांट की तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर ये है कि ये प्लांट जो है ये हर्मेफ्रोडाइट है,
हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है, ये हर्मेफ्रोडाइट है। इसके अंदर सेल्फ क्रॉस भी है, सेल्फ पॉलिनेशन भी एग्जिस्ट करती है इसमें। एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसी के साथ साथ और फर्दर इसे चूज़ करने की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब आप याद रख लें कि हर्मेफ्रोडाइट से मुराद ये है कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी इसमें एग्जिस्ट करती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो और इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट ये हैं कि इसका सिंगल ग्रोइंग सीजन है, सिंगल ग्रोइंग सीजन, ठीक है, सिंगल ग्रोइंग सीजन है इसका पी प्लांट का। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मेंडल ने ये एक टर्म पेश की, वो ये कि ये ट्रू प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, ट्रू प्लांट्स प्रोड्यूस करता है जब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जाए, ठीक है। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन जब ये परफॉर्म करता है तो इससे ट्रू प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर। और इसी के साथ साथ जब सेल्फ पॉलिनेशन इसकी करवाई जाए तो ये बहुत सी सेवरल जनरेशन जो है ये प्रोड्यूस करता है एक शॉर्ट पीरियड में, यानी इसका जो जनरेशन टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, हैविंग शॉर्ट जनरेशन टाइम। ये भी इसकी एक फीचर है, शॉर्ट जनरेशन टाइम, या आप पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके जो है वो फीचर्स हैं। और इसके अलावा इट इज़ ईजी टू कल्टीवेट, ईजी टू कल्टीवेट, यानी इसकी कल्टीवेशन करना जो है वो बहुत आसान है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स की वजह से जो मेंडल था उसने इस पी प्लांट को चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है, जिसमें ये हर्मेफ्रोडाइट है, सेल्फ पॉलिनेशन एग्जिस्ट करती है, साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी, सिंगल ग्रोइंग सीजन है इसका, जब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जाए तो ट्रू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, जनरेशन पीरियड या टाइम इसका बहुत शॉर्ट है, और इट इज़ ईजी टू कल्टीवेट, इसको कल्टीवेट करना बहुत ही आसान है। तो ये वो फीचर्स हैं जिनको आप जहन में रख लें, ठीक है। इसमें से कोई भी अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए तो वो आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो पी प्लांट है, मेंडल जो था, अब इसने क्या किया कि डिफरेंट ट्रेड्स जो थे उनको स्टडी किया, ठीक है। लाइक अगर आप बात करें पी प्लांट की तो इसने पी प्लांट के जो 7 ट्रेड्स हैं उनको स्टडी किया, ठीक है, जो आपके बुक पे शो है। जैसे कि इसने प्लांट की हाइट को स्टडी किया, फ्लोर कलर को स्टडी किया, प्लांट हाइट में टाल है या शॉर्ट है उसको स्टडी किया, फ्लोर कलर को देखा पर्पल है या वाइट है, फ्लोर पोजीशन को देखा कि एक्सियल है या टर्मिनल है, पॉट कलर को देखा ग्रीन है या येलो है, पॉट शेप देखी इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है, और साथ में सीड कलर देखा येलो है या फिर ग्रीन है, और सीड शेप राउंड है या रिंगल्ड है। तो दीज आर द ट्रेड्स। तो ये ट्रेड्स जो थे उसने स्टडी किए किसके, पी प्लांट के। और कितने ये ट्रेड्स है, ये 7 ट्रेड्स है। ये भी आपने जो है ये याद रखना है, ये एमसीक्यू के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल ने पी प्लांट के कितने ट्रेड्स जो थे उसको स्टडी किया, तो वो 7 ट्रेड्स थे, ठीक है, जो कि आपकी बुक पे शो हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फर्दर अब हम अपने जो लॉज वगैरह हैं उन पे चलेंगे। तो एक छोटी सी टर्म है वो ये याद रख लें कि ही फर्स्ट इस्टेब्लिश ट्रू ब्रीडिंग लाइंस और वैराइटीज़ फॉर ईच ट्रेड। हर ट्रेड के लिए उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो है वो क्रिएट की।
A true breeding variety upon self-fertilization always produced offspring identical to the parents. A true breeding round seed plants produced only round seeds. Similarly, a true breeding wrinkled seed plants produce only wrinkled seeds. ठीक है, लाइक अगर आप बात करें कि ये ट्रू ब्रीडिंग की बात क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो कंडीशन होती हैं, अलील्स जो होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, लाइक कुछ इस तरह से कि हमारे पास अगर तो अलील्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस फॉर्म में, तो आप ये देखें कि ये भी कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये दोनों कैपिटल आर का मतलब ये है कि ये होमोजाइगस है, ठीक है, होमोजाइगस है, और होमोजाइगस के साथ साथ ये ट्रू ब्रीड है, ये ट्रू ब्रीडिंग है, ट्रू ब्रीड, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप कहते हैं कि ये स्मॉल आर है और ये अलील आगे पेयर में, तो ये जो है ये भी होमोजाइगस है और ट्रू ब्रीड है, ठीक है। तो अब अगर आप इसे देखें तो ये भी हमारे पास सारे के सारे क्या देगा, राउंड ही देगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर जो है उसको हम यूज़ करते हैं राउंड सीडेड के लिए, और जो स्मॉल आर है उसको हम शो करते हैं रिंकल सीडेड के लिए, ठीक है, रिंकल के लिए। तो क्योंकि ये सारे के सारे क्योंकि ट्रू ब्रीड है, होमोजाइगस है, तो ये हमारे पास सारे के सारे जो आगे हैं फर्दर जनरेशन क्या आएगी, राउंड आएगी, और यहाँ से हमारे पास क्या आएंगे, सारे के सारे रिंकल आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को वो कह रहा है कि अगर तो आप ट्रू ब्रीड लेते हैं, ट्रू ब्रीड का मतलब ये है कि होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, अगर तो कंडीशन आ जाए ये वाली जिसमें एक कैपिटल आर हो और एक स्मॉल आर हो, तो ये फिर ट्रू ब्रीड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है ट्रू ब्रीड होमोजाइगस, और साथ में हमारे पास क्या होगा, दोनों डोमिनेंट और यहाँ पे दोनों रिसेसिव, ठीक है। तो इसको हम फर्दर आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप देखें कि नेक्स्ट पेज जहाँ पे आपके पास ये सारी डायग्राम जो है वो शो है, जिसमें उसने 7 ट्रेड्स हैं वो लिखे हुए हैं, जिसको उसने स्टडी किया, जिसको मैंने ऑलरेडी रिपीट भी किया। तो आफ्टर इस्टेब्लिशिंग 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ 7 कैरेक्टर्स ही क्रॉस फर्टिलाइज प्लांट्स दैट डिफर इन 1 कैरेक्टर ओनली। अब यहाँ पे वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है, ये हम देखते हैं। याद रखें कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मेंडल जो था इसने काम क्या किया था, जो फ्लोर था ना, फ्लोर, ये फ्लोर, इसके अंदर से जो स्टेमन था, ठीक है, स्टेमन, इस स्टेमन को मेंडल ने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया, ठीक है। क्यों रिमूव किया, ताकि इस फ्लोर में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। ये आपका पहला एमसीक्यू है, ठीक है, कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेंडल जो है उसने सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा काम किया। तो उसने क्या किया कि जो फ्लोर के अंदर से जो स्टेमन था उसको रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से फिर फ्लोर में वो एबिलिटी नहीं थी कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता, ठीक है। अब उसने क्या करना था कि उसने करवानी थी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन उसने करवानी थी। तो इसका मतलब ये है कि अब जब फ्लोर में से उसने स्टेमन को रिमूव कर दिया, तो जब स्टेमन रिमूव हो गया तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं सकती। फिर उसने क्या किया कि दूसरे फ्लोर से, दूसरे प्लांट के जो फ्लोर है उससे उसने क्या किया कि जो गेमीट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया, ठीक है, और फिर जो है उसने वो क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करवाई, ठीक है। यानी कि अपने जो इटसेल्फ जो फ्लोर था उसका स्टेमन को रिमूव कर दिया और दूसरे फ्लोर से उसने फिर क्रॉस पॉलिनेशन करवाई इस फ्लोर के साथ, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। तो यहाँ पे ये उसने जिक्र किया कि आफ्टर एस्टेब्लिशिंग 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ 7 कैरेक्टर्स ही क्रॉस फर्टिलाइज प्लांट्स दैट डिफर्ड इन 1 कैरेक्टर ओनली। इसने क्रॉस फर्टिलाइज करवाया प्लांट को जो कि सिर्फ एक कैरेक्टर में डिफर करते थे। बाद में उसने बहुत से यानी कि कैरेक्टर जो थे उनको डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाए, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड की भी बात की उसने। तो
तो ये उसने बात की है कि यहाँ पर उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई। अब उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे करवाई उसका मैंने आपको बता दिया कि उसने स्टेमन को रिमूव किया और ब्रश का इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया कि जो यानी कि सारा पोलन ग्रेन्स जो थे उनको ट्रांसफ़र किया इस फ्लोर में जिस फ्लोर से उसने स्टेमन को रिमूव किया हुआ था। ठीक है, He cross fertilized a tube breeding round seeded male plant with a tube breeding wrinkle seeded female plant। ठीक है, तो ये हमारे पास अब एक क्रॉस आ जाता है जिसमें अब हमने यहाँ पे भी ऑलरेडी ये बात की। तो इसने क्या किया कि इसने सबसे पहला क्रॉस इसने क्या किया कि इसने जो प्लांट है उसके वन कैरेक्टर जो है उसको स्टडी करने की कोशिश की, यानी वन ट्रेट को स्टडी किया। ठीक है, वन ट्रेट को स्टडी किया। अब वो वन ट्रेट क्या था? वो वन ट्रेट जो इसने स्टडी किया वो था सीड शेप। ठीक है, सीड शेप। सीड शेप याद रखें कि एक होती है राउंड, ठीक है, और एक होती है रिंकल्ड। एक होती है सीड शेप राउंड और एक होती है रिंकल्ड। जो राउंड शेप है वो कुछ इस तरह से होगी और जो रिंकल्ड है वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, राउंड एंड रिंकल्ड। याद रखें कि जो कैपिटल आर है ये रिप्रेजेंट करता है राउंड को और जो स्मॉल आर है ये रिप्रेजेंट करता है रिंकल्ड को। क्लियर? अब इसने क्या किया कि इसने दो प्लांट्स का क्रॉस करवाया और दोनों डिफरेंट थे, दोनों फ्लोर जो थे वो डिफरेंट थे। लाइक एक जो था वो ट्यूब ब्रीडिंग मेल प्लांट था, मेल प्लांट, और एक था ट्यूब ब्रीडिंग फीमेल प्लांट। ठीक है, यानी ये दो प्लांट लिए इसने। एक जो था वो मेल प्लांट था, वो भी ट्यूब ब्रीड था, और जो फीमेल प्लांट था वो भी क्या था? ट्यूब ब्रीड था। अब इनकी नेचर क्या थी? नेचर भी उसने लिखी हुई है कि ही क्रॉस्ड फर्टिलाइज अ ट्यूब ब्रीडिंग राउंड सीडेड मेल प्लांट विद अ ट्यूब ब्रीडिंग रिंकल सीडेड फीमेल प्लांट। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि जो ट्यूब ब्रीडिंग मेल प्लांट है ये राउंडेड है। ठीक है, यानी इसके जो सीड हैं वो राउंडेड हैं, और जो ट्यूब ब्रीडिंग फीमेल प्लांट है इसके जो सीड हैं वो क्या हैं? रिंकल्ड। क्लियर? तो अब ट्यूब ब्रीडिंग की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि ये भी अगर तो ये कंडीशन है तो ये ट्यूब ब्रीड, और ये भी कंडीशन जो है ये ट्यूब ब्रीड। तो ट्यूब ब्रीडिंग मेल प्लांट राउंडेड यानी कि ये कंडीशन, ठीक है, और ट्यूब ब्रीडिंग फीमेल प्लांट रिंकल्ड, तो रिंकल्ड के लिए हम स्मॉलर यूज़ करते हैं, तो ये पोजीशन। ठीक है, तो अब ये उसने क्या किया कि ये आपके पास दो पेयर आ गए इन द फॉर्म ऑफ अलील्स, तो इसको उसने नाम दे दिया P1 यानी कि पेरेंटल जनरेशन 1। तो ये अब आपके पास आ गई पेरेंटल जनरेशन 1। तो अब इसको उसने क्या किया कि इनको उसने आपस में क्रॉस फर्टिलाइज करवा दिया। ठीक है, तो जब इसको उसने क्रॉस फर्टिलाइज करवाया तो उसके बाद क्रॉस फर्टिलाइज करवाने के बाद इसके पास जो फर्दर आगे से जनरेशन आई वो जनरेशन थी F1। F1 से मुराद है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, यानी कि ये जो पेरेंटल जनरेशंस आ गई दो, ये हमारे पास आ गई दो पेरेंटल जनरेशन, जिसको उसने नाम दे दिया P1 का, यानी फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। इन दोनों को क्रॉस करवाने के बाद उसके पास क्या आ गई? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। याद रखें कि ये सारा स्टेप इसी तरह से है जैसे हमारे बॉडी में जब सेल डिवीजन होती है तो उसमें माइटोसिस होती है और फिर मियोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसी में भी सेम इसी तरह से होगा कि गैमीट फॉर्मेशन होती है, उसको भी हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो अब याद रखें कि मेंडल की कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, वो इंटरप्रिटेशंस क्या हैं उनको हम जो है वो स्टडी करते हैं। लाइक मेंडल ने ये कहा कि जब भी हमारे पास अलील्स होंगे, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो होमोजाइगस कंडीशन है, ट्यूब ब्रीडिंग है। यहाँ पर भी आप अगर देखें तो ये होमोजाइगस है, ट्यूब ब्रीडिंग है और रिसेसिव है। ये कंडीशन जो है ये डोमिनेंट है। अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें
ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, कि मेंडल ने अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बात कही। याद रखें कि जो सेग्रीगेशन का वर्ड है ये यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए, यानी कि किसी चीज़ की अगर सेपरेशन हो जाए तो हम कहते हैं कि ये सेग्रीगेट हो गया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में होता क्या है कि एलील्स जो हैं इनकी सेपरेशन हो जाती है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता क्या है कि एक इंडिविजुअल में हर ट्रेट जो है उसके जो को एग्जिस्टिंग एलील्स हैं उनकी सेपरेशन हो जाती है गमीट फॉर्मेशन के दौरान। यानी कि जब गमीट्स बनते हैं तो गमीट्स बनते वक्त जो एलील्स हैं ट्रेट्स के उनकी सेपरेशन हो जाती है, और हर गमीट जो है वो एक एलील यानी कि हाफ ऑफ द एलील जो है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पेयर ऑफ एलील्स हैं, यहाँ पे भी ये पेयर ऑफ एलील्स हैं। जब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो जब गमीट फॉर्मेशन होगी तो ये एलील्स जो हैं वो सेपरेट होंगे। जब एलील सेपरेट होंगे तो हर गमीट जो है वो एक एलील को एक्सेप्ट करेगा। तो यही जो है वो लॉ है किसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, जिसमें गमीट फॉर्मेशन के दौरान एलील्स की सेपरेशन होती है और हर गमीट जो है एक एक एलील जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोबारा वो जो है वो यूनाइट करते हैं अगेन। तो सारा ऐसे प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है। तो सेग्रीगेशन का वर्ड उसने सिर्फ सेपरेशन के लिए यूज़ किया कि एलील्स जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि ये दोनों जो हैं वो डोमिनेंट हैं, यहाँ पे कोई हेट्रोजाइगस की कंडीशन तो है नहीं और ना ही यहाँ पे कोई हेट्रोजाइगस की कंडीशन है। ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, ठीक है। अब ये जो है ये होमोजाइगस है, जिसकी वजह से क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं तो एक ही आर जो है वो आगे आकर अपना फंक्शन जो है वो शो करेगा। यहाँ से भी एक आर जो है वो अपना आके फंक्शन जो है वो शो करेगा। तो हम क्रॉस मैच से फिर ये कह देते हैं कि बिग आर फ्रॉम दिस वन एंड स्मॉल आर फ्रॉम दिस वन। ये हमारे पास आ गई इसकी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन जो मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बताई वो इस कंडीशन में आती है, ठीक है, लाइक दिस वन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि एक डोमिनेंट आ रहा है आपके पास, एक आपके पास रिसेसिव आ रहा है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव के जो एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर देता है और अपने आप को शो करता है, जबकि यहाँ पर डोमिनेंट ही शो होगा और यहाँ पर रिसेसिव ही शो होगा। तो इसकी वजह से जो हमारे पास फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनी वो क्या बन गई, हेट्रोजाइगस। ठीक है जी। तो अब आपको पता चल गया कि जब हमने दो होमोजाइगस जनरेशन्स का क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनी वो होमोजाइगस नहीं आई, वो क्या आ गई, हेट्रोजाइगस आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब हमने राइज करनी है F2 जनरेशन, ठीक है। यानी अब हमें क्या चाहिए, सेकंड फीलियल जनरेशन चाहिए। तो सेकंड फीलियल जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे कि इस F1 जो हमारे पास आई इसका इसी के साथ जो है वो क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। तो अब याद रखें कि यहाँ पर दो काम हो गए। यहाँ इस हद तक आपने क्या किया था कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई थी। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक जो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट आ रहा है उसमें अब दो तरह की फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। यहाँ इस हद तक आपने क्या करवाई, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, आपके पास फर्स्ट फीलियल जनरेशन आ गई हेट्रोजाइगस। अब आपने इस जनरेशन की इसी के साथ फर्टिलाइजेशन करवा दी तो वो क्या होगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। इट इज़ नॉट अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो F1 जब F1 के साथ क्रॉस करेगी लाइक दिस वन, कि हमारे पास लाइक RR एंड क्रॉस विद दिस वन। तो ये आपके पास क्योंकि ये जनरेशन थी फर्स्ट फीलियल जनरेशन तो इसका इसी के साथ आपने क्रॉस करवा दिया, तुम्हारे पास ये एक जनरेशन अब इस तरह से आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि अब इसका जो है वो क्रॉस करवाना है। तो याद रखें कि अब बनेंगे आगे गैमीट्स, ठीक है। तो जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो मैंने आपको क्या बोला कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें ये बताता है कि ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन, कि जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो जो एलील्स हैं पेयर की फॉर्म में वो सेपरेट हो जाएंगे और हर गैमीट जो है वो एक एलील जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाफ ऑफ द एलील जो है एक गैमीट जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, एलील्स की सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है।
लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ठीक है जी। तो यहाँ पर आकर हमने ये देख लिया कि अब जो हमारे पास आगे गैमीट्स की जो है वो फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, लाइक अगर आप अपनी बुक जो है उसको भी फॉलो करें तो आपके पास जो 166 पेज नंबर है उस पर जो साइड पे एक जो शो हुआ है, ठीक है, जो टेबल सा बना हुआ है, उसकी हम जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर आकर देखें अगर, तो अब आपके पास जो है क्या हुआ कि गैमीट्स बन गए। अब हर गैमीट जो है उसने क्या किया है कि जो पेयर ऑफ द अलील था उसमें से एक अलील जो है उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो अब जो है वो इनका आपस में क्रॉस हो जाएगा। लाइक आप इसके लिए हम जो है वो एक पुनेट स्क्वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, पुनेट स्क्वायर जो है वो हमारे लिए इजी है एज़ कम्पेयर टू कि हम उसको ऐसे इसी तरह से ड्रॉ करें। और पुनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, लाइक दिस वन, हम ये हमारे पास मेल है और ये हमारे पास फीमेल है। मेल को हम इस तरह ऊपर लिख लेते हैं और फीमेल जो प्लांट है उसके जो हमारे पास आ रहे हैं उसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, लाइक कैपिटल आर और एक इसका क्या है स्मॉल आर, इसका एक क्या है कैपिटल आर और एक क्या है स्मॉल आर। ठीक है, अब जब ये आर इस आर के साथ जो है वो फर्टिलाइज होगा तो ये बना देगा कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। और सेम इसी तरह से जब ये आर इस आर के साथ फर्टिलाइज होगा तो ये बना देगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आर जब इस आर के साथ फर्टिलाइज होगा तो ये बना देगा कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये आर इस आर के साथ करके बना देगा स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो ये अब आपके पास जो है रेशो आ गई। और याद रखें कि हम इसमें सिर्फ सिंगल ट्रेड जो है डिस्कस कर रहे हैं और वो हमारे पास क्या था, सीड शेप। ठीक है, सीड शेप चेक कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इस क्रॉस को नाम देते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है जी, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ये सारा जो है वो ड्रा कर लिया, जिसमें हमने ये चेक किया कि इसने क्या कैसे कैसे सारे स्टेप्स जो है वो शुरू किए। पेरेंटल जनरेशन बनाई, F1 जनरेशन बनाकर F1 के F1 से क्रॉस करवा कर अब ये इसके बाद जो जनरेशन आई ये क्या आ गई, इसके पास F2 जनरेशन जो हमारे पास आ गई। ठीक है जी, ये सारी हमारे पास क्या आ गई, F2 यानी कि सेकेंड फिलियल जनरेशन आ गई। तो अब आप अगर इसमें देखें तो एक कंडीशन आपके पास ये आ गई है। ठीक है, जिसमें आपके पास ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन ट्रेड शो हो रहा है वो सारा किसका हो रहा है, डोमिनेंट का। इसी तरह यहाँ पर एक जो है वो कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल आर है वो रिसेसिव है। रिसेसिव के साथ अगर डोमिनेंट आ जाए तो फिर वो शो नहीं होता। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव के साइन को, एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है और अपने आप को जो है वो फिर शो करता है। जबकि अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखें तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि दोनों जो हैं वो स्मॉल आर हैं, दोनों स्मॉल आर हैं। इसका मतलब है कि दोनों की कंडीशन जो है वो रिसेसिव है, और अगर दोनों में ही रिसेसिव है, होमोजाइगस है, तो फिर रिसेसिव ही शो होगा। तो इस कंडीशन के लिहाज से हमारे पास जो आगे फिनोटाइप आ गई, फिनोटाइप वो क्या आ गई। अब हम फिनोटाइप की अगर आप बात करें तो वो हमारे पास आ गई है 3:1। ठीक है जी, ये 3:1 का क्या मतलब है? इस 3:1 का मतलब ये है कि 3 आपके पास आए हैं डोमिनेंट, 3 आपके पास क्या आ गए, डोमिनेंट, 1 2 3, और एक आपके पास क्या आया है, रिसेसिव। ठीक है जी, एक आपके पास क्या आ गया, रिसेसिव। तो ये आपके पास आ गई फिनोटाइप। अब ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने जो है वो हर हाल में याद रखनी है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो फिनोटाइप इज द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। आपके पास जो ट्रेट आई उसकी अपीयरेंस क्या थी कि इसमें 3 जो अपीयर हो रहे हैं वो डोमिनेंट अपीयर हो रहे हैं और एक जो है वो क्या हो रहा है, रिसेसिव अपीयर हो रहा है। तो ये आपके पास इसकी फिनोटाइप आ गई 3:1, जिसमें 3 आपके पास आ गया डोमिनेंट, 1 आपके पास क्या आ गया, रिसेसिव। ठीक है, अब इसकी जीनोटाइपिक रेशियो कैसे होगी? जीनोटाइपिक रेशियो इसकी ये होगी 1:2:1। अब इसका मतलब क्या है, जीनोटाइप अगर आप देखें तो वो डिफरेंट होती है फिनोटाइप से। ठीक है, इस कंडीशन में फिनोटाइपिक रेशियो आपके पास आ रही है 3:1।